अरे शुभम, शुभम, अरे कैमरा थोड़ा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, ये फिक्स नहीं हो रहा है। कैमरा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, ये फिक्स नहीं हो रहा है। थोड़ा सा इसको ऐसे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। Good morning, sir. Okay, good morning everyone. Good morning, sir. How are you? Good, sir. Okay, fine. That's nice. Okay, so anyone want to ask? किसी को कुछ पूछना है regarding what we did in previous class, जो last class में हमने किया? Okay, fine. लास्ट क्लास में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन किया था ना सिस्टम? उसमें एक दो चीजें हैं जो शायद रह गई थी। ओके, चलो कोई नहीं, हम देखते हैं कितना आपको समझ में आता है, देन उसके अकॉर्डिंग स्कूल में डिस्कस करते हैं। चलिए बताओ, वेव मोशन से पहले एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट में बोल सकते हैं, लेकिन सिस्टम का पार्ट है, बट वो ब्रॉडली वेव मोशन, वेव के जो भी चैप्टर्स आप पढ़ोगे वो सारे चैप्टर्स में यूज होता है, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एसिस्टम। Good morning, sir. Okay, good morning Jagriti. Combination of एसिस्टम, कितने लोग को पता है व्हाट डज इट मींस? कॉम्बिनेशन ऑफ एसिस्टम क्या होता है और इसका मतलब क्या है, या फिर इसका जो एक्चुअल रिजल्ट जो हमें यूज करना है वो क्या है? किसी को पता हो तो फटाफट बताओ, नहीं तो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। जागृति, निकिता, प्रीतम, शनु, किसी को नहीं पता? एनसीईआरटी में भी ये चीज दी हुई है और ये है हमारे सिलेबस में है, और क्वेश्चंस भी आते हैं। डायरेक्टली कॉम्बिनेशन ऑफ एसिस्टम से नहीं आएगा, बट एक्चुअली इसी का एप्लीकेशन है जिसको हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सुपरपोजिशन या वेव या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ वेव भी उसको बोलते हैं। तो वो चीज ये कॉन्सेप्ट ये है, इसी को उसमें यूज करते हैं, तो बहुत यूजफुल है। ओके, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो एक सिंपल सा पहले एक इजी सा क्वेश्चन कर लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। इसको पता होगा क्विकली बता देना, नहीं पता होगा कोई बात। लेट अस सपोज ऐसे इंक्लाइंड प्लेन है, inclination is theta, and let us suppose this is a block of mass m, and this block is attached with a spring like this, in this manner. Okay. A fixed inclined plane है, right? पहले ये जो ब्लॉक स्प्रिंग था इक्विलिब्रियम सिचुएशन में था, एंड आई जस्ट पुश और पुल, यानी कि कोई भी चीज assume करते हैं, so I push this block in downward direction slightly by an amount x, then I release it। मैंने इसको स्लाइटली क्या किया,
इधर पुश किया स्मॉल x से और रिलीज कर दिया। सो ऑब्वियसली दिस ब्लॉक इन स्प्रिंग सिस्टम विल ऑक्सीलेट। ये क्या करेगा, ऑक्सीलेट करेगा इनटू ये सिस्टम, ये सिस्टम। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या फाइंड करना, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ए सिस्टम। अगर किसी को पता है तो फटाफट बता दो, बिकॉज ये बेसिक है, आपको इस सिस्टम का टाइम पीरियड बताना है इस सिचुएशन में। The process is same. First, you have to find the equilibrium position. Then write the net force relation at equilibrium position. Then after, just displace this block by any small amount x. Write down the net force relation. Simplify them. Then you will get a relation of F is equal to minus kx form. Then you can get the value of omega. ओमेगा मिल गया तो टाइम पीरियड। समझ में आ रहा प्रीतम कैसे सॉल्व होगा ये? मनोज, निकिता, दीपक, Yes, sir. ओके, डू क्विकली। ओके, देखो अगर किसी ने कर लिया तो बता दो फटाफट, व्हाट आंसर यू आर गेटिंग। नहीं यार, कोई बात। द प्रोसेस इज सेम, जैसा कि हमने एक दो क्वेश्चंस ऑलरेडी किया था लास्ट लेक्चर में, राइट। अगर आपको याद नहीं तो आप उसको देख लेना एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी तरह का अगर इस तरह का हमें कोई सिस्टम मिलता है, इन दैट केस हमें ये बोलता है कि द सिस्टम और बॉडी ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम एंड I just shifted, हमने एक स्मॉल x डिस्प्लेस कर दिया, x इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, राइट। सो और ये जो पार्टिकल है या ब्लॉक है वो ऑक्सीलेट करने लग रहा है, इज डूइंग SHM, वो SHM करने लग रहा है। सो उस SHM का आपको टाइम पीरियड बताना हो तो प्रोसेस इज सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। सिंपली अगर आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होगा, इस ब्लॉक का एक कंपोनेंट mg sin थीटा इधर आएगा, mg cos थीटा इधर आएगा, तो सो mg sin थीटा विल बैलेंस बाय दिस स्प्रिंग फोर्स। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हम क्या लिख सकते हैं, लेट अस सपोज मैंने ये माना कि x नॉट इज द इलोंगेशन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, सो क्या हो जाएगा कि x नॉट इज इक्वल टू mg sin। ये हमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन दी गई, इक्विलिब्रियम में ये सिचुएशन होगी फोर्स रिलेशन के से। Then after
लेट अस सपोज मैंने क्या किया, इसको इस डायरेक्शन स्मॉल एक्स, एक्स इज वेरी स्मॉल, मैंने डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। अब आप देखो इस ब्लॉक पे mg sin थीटा तो वही रहा जो डाउनवर्ड एक्ट करा, जो स्प्रिंग फोर्स है वो इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हो गया, के एक्स नॉट पहले लग रहा था और कितना लग जाएगा के एक्स, मतलब नेट कितना हो जाएगा, इट विल बी के एक्स नॉट प्लस एक्स हो जाएगा, नेट के एक्स नॉट प्लस एक्स हो जाएगा, राइट। इस समय अगर मैं आफ्टर एक्स इलोंगेशन मैं अगर इसको एक्स इलोंगेट करने के बाद का अगर मैं नेट फोर्स रिलेशन लिखूं, ठीक है, नेट फोर्स रिलेशन, नेट फोर्स रिलेशन में लिखूं, एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ नेट को इस तरीके से मैं लिख देता हूं, एम जी माइनस के एक्स नॉट प्लस एक्स हो जाएगा। ये सबको समझ में आ रहा है? दीपक, जागृति, निकिता, प्रीतम, Yes. जागृति आपको समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. ओके फाइन, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, अगेन मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, जस्ट फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन, जस्ट फाइंड, आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करना है, एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो नेट फोर्स रिलेशन हो सकता है वो चीज आपको लिखना। उसके बाद जस्ट डिस्प्लेस बाय एन स्मॉल अमाउंट एक्स फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, आप किसी डायरेक्शन में पुश पुल कर सकते हैं। देन आफ्टर राइट डाउन द नेट फोर्स रिलेशन आफ्टर स्मॉल एक्स डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल एक्स डिस्प्लेसमेंट के बाद जो नई पोजीशन बनी है उस नई पोजीशन का आपको फोर्स रिलेशन लिखना है। फोर्स रिलेशन लिखने के बाद क्या करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई जैसे मैंने नेट फोर्स रिलेशन लिखा, इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, कैसे मैं लिखूंगा, mg माइनस के एक्स नॉट माइनस के एक्स, ठीक है। सॉरी ये सॉरी एक मिनट, इस डायरेक्शन में mg sin थीटा ना, एक मिनट, दिस विल बी mg sin थीटा, राइट, बिकॉज़ along the incline कौन सा फोर्स है, mg तो वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे लग रहा है, हम along the incline की बात कर रहे हैं, सो ये क्या होगा mg sin थीटा, बेसिकली दिस विल बी mg sin थीटा। तो यहाँ पे हमने एक रिलेशन क्या निकाला था, k x नॉट इज इक्वल टू mg sin थीटा, सो mg sin थीटा k x नॉट विल गेट कैंसिल आउट, फाइनली क्या मिलेगा, विल गेट f net इज इक्वल टू सिंपली माइनस kx। अब f net को मैं क्या लिख सकता हूँ, मास इनटू एक्सेलरेशन, या बेसिकली एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस k बाई m इनटू x। यही तो हमें चाहिए होता है। किसी भी सिस्टम का टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें जो बेसिक कंडीशन ये होती है कि एक्सेलरेशन शुड बी ऑफ दिस काइंड ऑफ फॉर्मेट। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट जिसको ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं इनटू एक्स, इस फॉर्मेट का होना चाहिए। तो हमें मिल गया, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर हमें क्या मिल गया, व्हाट वी गेट, वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाई m, राइट, k बाई m हमें मिल गया। सो ओमेगा क्या हो जाएगा, इट विल बी अंडर रूट ऑफ k बाई m। सो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा में 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k हो जाएगा। दिस विल बी द टाइम पीरियड ऑफ दिस एसोसिएशन। समझ में आया सबको? Yes. Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो एक प्रोसेस सेम, लाइक आप आप जितनी वैरायटीज आप चाहो, बहुत सारी वेरिएशंस आ जाएंगे, बहुत सारी वैरायटीज आ जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम कर सकते हैं, नो डाउट, क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है, राइट। तो आप प्रैक्टिस करो, एंड जो कोई प्रॉब्लम होती है आप डिस्कस करो, क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं होता उसको भेजो, राइट। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, अगेन बैक टू द मेन पॉइंट, कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड, राइट। इसको थोड़ा सा क्विकली आपको, बेसिकली इसका रिजल्ट है, उस रिजल्ट को हमें समझना जरूरी है। कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड का मतलब क्या, लेट अस सपोज देयर आर टू पार्टिकल्स डूइंग एसिड विद सेम डिफरेंट एम्पलीट्यूड, मान लेते हैं a1 sin
ओमेगा टी, ठीक है फर्स्ट। सेकंड मान लेते हैं x2 इज इक्वल टू a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। सो अगर इस दोनों को मैं ऐड करूं, ठीक है, सो व्हाट आई विल गेट, मुझे क्या मिलेगा दोनों को ऐड करने के बाद, ठीक है। तो ये बोला जाता है जो नेट x1 इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t ऑफ पार्टिकल 1, x2 इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 2 एट एनी टाइम t, ठीक है। दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, बट इनका जो टाइम पीरियड है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा वो क्या है, सेम, ठीक है। तब हम ये चीज कर पाएंगे। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा अगर दोनों को हम ऐड करें, तो नेट डिस्प्लेसमेंट ये क्या बोलता है, x इज इक्वल टू व्हाट, इट इज सिंपली x1 प्लस x2। इफ वी डू x1 प्लस x2, हम क्या मिलेगा हमें, a1 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। दिस विल बी द सिंपल रिलेशन। आप इसको थोड़ा सा लाइक हमें उसको कॉस में साइन में कन्वर्ट करके करना पड़ता, बस मैं आपको ये जो x इज व्हाट नेट डिस्प्लेसमेंट, मैं आपको रिजल्ट लिखता हूँ, x इज व्हाट, x इज इक्वल टू व्हाट, ये आ जाता है आपका a नेट टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा, ठीक है। अब देखो a नेट क्या है, a नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a1 a2 cos 5, या a नेट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a1 a नेट क्या है, a नेट इज द एक्चुअली क्या होता है जब आप दो एसिस्टम को ऐड करते हो, ठीक है, या दो पार्टिकल सिस्टम कर रहे हैं सेम टाइम पीरियड या सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर हम बोले तो, so in that case the resultant of two system will be what, will be a new system with new amplitude and a new time period, sorry time period same होगा with new phase constant, like this way new phase बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखो फर्स्ट वाले में इसका फेज क्या है, ओमेगा टी है, इसका फेज क्या है, ओमेगा टी प्लस अल्फा, बस यहाँ का फेज क्या है, ओमेगा टी प्लस सॉरी यहाँ पे ओमेगा टी प्लस 5, यहाँ पे ओमेगा टी प्लस अल्फा है। So if we combine or if we add two system or displacement of a particle doing a system, so what will you get, the resultant will be again a new system with new amplitude but same time period and new phase constant, phase constant नया हो जाएगा, amplitude अलग हो जाएगा, राइट, टाइम पीरियड सेम रहेगा, ठीक है। a नेट जो उसका नेट एम्पलीट्यूड होगा इस फॉर्मेट होगा, फाई इज व्हाट, फाई को आप सिंपली इस तरीके से समझो, फेज डिफरेंस ऑफ टू सिस्टम। जैसे यहाँ पे फेज कांस्टेंट ऑफ 1 क्या है, 0 है, क्योंकि ओमेगा टी प्लस 5 0 है, यहाँ पे कुछ फाई है, तो फाई जो नेट आप इस तरीके से लिख सकते हो, फाई इज व्हाट, फेज डिफरेंस ऑफ टू सिस्टम। जो दो सिस्टम है उनका फेज डिफरेंस, लेट अस सपोज अगर यहाँ का 5 होता है, यहाँ का 5 होता है, तो 5 की वैल्यू क्या होती है, 5 विल बी इक्वल टू ये 5 माइनस 5, अल्फा क्या होगा, अल्फा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स a1 sin 5 अपॉन a2 प्लस a1 cos 5, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। ये हमारा क्या आ जाता है अल्फा की। ये सिमिलर है, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो क्या, वेक्टर, अगर आपको थोड़ा बहुत वेक्टर याद आ रहा है तो कुछ उसी से रिलेटेड है। सॉरी दिस इज a2 sin 5 अपॉन a1 प्लस a2 cos 5, क्या है ये आपका है a2 sin 5 अपॉन a1 प्लस a2 cos 5। अगर आपको वेक्टर में थोड़ा बहुत याद आ रहा, वेक्टर एडिशन हम करते थे दो वेक्टर्स का, लेट अस सपोज मैं मानता हूं a1 इज ए वेक्टर, अगर मैं मानता लेट अस सपोज एक a1 वेक्टर इस तरीके से एंड a2 इज अनदर वेक्टर लाइक दिस, इस तरीके से क्या है, एक a2 दूसरा वेक्टर है, राइट। सो जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट हम कैसे निकालते थे, इन दिस वे, रिजल्टेंट यहां से पास करेगा इन दिस मैनर लाइक दिस, दिस इज द resultant vector,
रिजल्टेंट वेक्टर। तो अगर a1 एंड a2 वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो अगर फाई है तो हम a रिजल्टेंट या फिर a नेट या a रिजल्टेंट जो भी हो उसको हम क्या सिंपली लिखते थे, इट इज सिंपली a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a1 a2 cos फाई, ठीक है, इस तरीके से। और जो रिजल्टेंट वेक्टर है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इस a1 के साथ कितना एंगल बना रहा है, लेट अस सपोज इट अल्फा, ठीक है। तो इस अल्फा को कैसे हम निकालते थे, लेट अस सपोज इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं इस तरीके से और मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं लाइक दिस, इस तरीके से, राइट। तो बेसिकली क्या है, ये जो लाइन है दिस इज पैरेलल टू दिस a2 वेक्टर, इसको मैं यहां पे शिफ्ट कर सकता हूं। तो बेसिकली क्या होगा, ये जो लेंथ है आपकी यहां तक दिस इज a1, ये जो लेंथ होगी दिस विल बी, ये एंगल क्या हो जाएगा, दिस इज फाई, सो ये क्या हो जाएगा a2 cos फाई, इन जो ये वर्टिकल लेंथ है दिस विल बी व्हाट, इट विल बी a2 sin फाई। वेक्टर का सिंपल सा एक एप्लीकेशन वेक्टर एडिशन का, अगर आपको याद आ रहा होगा तो अच्छी बात, नहीं याद आ रहा तो मैं क्विकली रिवाइज कर देता हूँ, आप एक बार इसको अच्छे तरीके से देख लेना, ठीक है। तो बेसिकली इसको जो हम कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम को पढ़ रहे हैं उसको इससे हम रिलेट कर सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली सेम नहीं है बट वी कैन रिलेट, उसको हम रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, ये हमें इसलिए याद हो जाएगा, राइट। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये आ गया, राइट। फेज कांस्टेंट अल्फा क्या आ गया, दिस इज अल्फा, राइट, सॉरी ये अल्फा, दिस इज अल्फा, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया, दिस एंगल इज अल्फा, सो tan अल्फा यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, इट विल बी सिंपली a2 sin phi अपॉन a1 प्लस a2 cos phi, ये tan अल्फा हमारा आ जाता है, इट्स लाइक एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद द फर्स्ट वेक्टर, ऐसा हम बोल सकते हैं, या फिर उसमें हम बोल सकते हैं फेज कांस्टेंट विद फर्स्ट फेज, विद द फेज ऑफ फर्स्ट वन। जैसे यहाँ पे a1 को, अब देखो दो चीज है, पहली चीज एक बार वेक्टर में इसको अगर आप थोड़ा रिलेट कर पाओगे इसलिए, a1 is one vector, a2 is second vector, right, and the angle between these two vectors is phi. So in SHM, in combination of SHM, what we can say, a1 is what amplitude of SHM1, right, a2 is what amplitude of SHM2, and the phi means angle between these two is what phase difference of the two, जो दोनों के बीच फेज डिफरेंस है दैट इज व्हाट फाई, राइट। जो फेज डिफरेंस हो क्या है यहाँ पे, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। इस तरीके से हम रिलेट करके उसको समझ सकते हैं। समझ में आया सबको ये? अगर किसी को नहीं समझ में आया कुछ भी पूछना है बिकॉज इसका बहुत एप्लीकेशन आएगा, टू गेट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वेव में हर जगह यूज है, इंटेंसिटी निकालने के लिए हर जगह यूज में आएगा। Okay, fine. तो एकदम प्रैक्टिस ऑन, इज इट क्लियर टू यू? समझ में आ गया ये? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छी बात है। चलो उसकी तरह जरूरत नहीं पड़ेगी, बस जो चीजें कुछ कुछ आपको पता होना चाहिए, जो हम रिजल्टेंट लिख रहे हैं, cos phi में phi क्या, phi is the phase difference between two SHM, right? Phase of SHM1, phase of SHM2, that's the phase difference, right? even if यहाँ से होते वो आपको पता चलेगा, तो बाकी सारी चीजें आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट अब मैं आगे बढ़ूं या फिर इसमें और कुछ चीजें आपको अगर समझ में तो बताओ, एनीथिंग? दीपक, हर्षिता, हेमा, जागृति,
clearing session. Discussion. Okay. What you are saying, Emma? Paper discussion, sir. So पेपर अच्छा ओके यू ऑल और आप लोगों ने एग्जाम दिया था क्या कल टेस्ट ओके फाइन अच्छा कितने लोगों ने एग्जाम दिया था सभी लोगों ने एग्जाम दिया तो फटाफट रिप्लाई करो फिर बॉक्स में कुछ लोग एग्जाम नहीं भी देते हैं काफी दिनों से पेंडिंग चल रहा था जिन लोगों ने एग्जाम दे दिया था फटाफट रिप्लाई करो सो दैट पता चले मुझे कि हाँ इन लोगों ने एग्जाम दिया था Yes, sir. I will. ओके फाइन गुड एक्चुअली उसमें आई थिंक फिजिक्स में टिल फ्लूइड तक आया होगा राइट अब जो होगा उसमें आपको लाइक 11th का ऑलमोस्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है बस ये उसको डिस्कस कर ही रहे हैं एक चैप्टर बचा है ग्रेविटेशन दैट विल स्टडी विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ ही कवर करेंगे तो इजी रहेगा कि प्रोसेस जो कॉन्सेप्ट है सिमिलर है प्रोसेस टू फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसको हम एक चैप्टर जो ग्रेविटेशन है बचा उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद एक लेक्चर में कंप्लीट करते हैं ओके दीपक जागृति मनोज निकिता आप लोगों ने एग्जाम दिया था टेस्ट ओके चलो कोई नहीं उसका जो आप लोग एक बार खुद से अटेम्प्ट करना अभी तो क्वेश्चन पेपर मेरे पास नहीं अवेलेबल है नेक्स्ट क्लास में उसका क्वेश्चन पेपर मैं लेके आऊंगा और अगर किसी को स्पेशली कुछ अगर पूछना होगा तो आप मैम को इन्फॉर्म कर देना वो चीज अगर आपको जो सोल्यूशन चाहिए वो चीज आपको मिल जाएगा हाउ वाज द डिफिकल्टी लेवल कैसा क्वेश्चन का लेवल कैसा था वाज इट ओके और टफर वन Medium, sir. ठीक है प्रीतम कैसा था क्वेश्चन लेवल कैसा था टफ ज्यादा लग रहा था फिर इजी लग रहा था सर 25 क्वेश्चंस के बाद सब में सर जितने ट्राई किया सर थोड़ा थोड़ा मतलब हार्ड लग रहा था तो एक्चुअली आई थिंक मोस्टली क्वेश्चंस शायद सिमिलर या तो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए थे या फिर उसके सिमिलर क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर पीएमटी जब हमारा होता था 3-4 साल पहले आइदर या तो क्वेश्चन डायरेक्टली आए होते या फिर उसके सिमिलर क्वेश्चन थे सिमिलर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस को आपको दिए गए थे चलो कोई बात नहीं उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे मैं पेपर लेके आऊंगा इस बच्चे ओके तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं वेव की तरफ ठीक है ओके सो फटाफट कुछ बेसिक चीजें टर्म है उसको समझ लेते हैं व्हाट इज वेव वेव क्या है एनीवन कैन डिफाइन कोई डिफाइन कर सकता है व्हाट डू यू मीन बाय वेव Has crust and flux. okay can you elaborate little bit okay so wave is what wave is a kind of disturbance which carries energy right basically you can understand that like in wave in the process of wave propagation right basically the transfer of energy and momentum occurs despite transfer of particles from one point to another point basically wave में क्या होता है पार्टिकल्स ट्रांसफर नहीं होते ट्रांसफर क्या होता है एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल कभी भी पार्टिकल का ट्रांसफर नहीं होता ट्रांसफर किसका होता है एनर्जी एंड मोमेंटम का फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल राइट सिंपल अगर मैं दिस इज वन काइंड ऑफ वेव राइट दिस इज वन काइंड ऑफ ये एक तरह का वेव है इसको ट्रांसवर्स वेव हम बोलते हैं एक वेव अगर इधर मूव कर रही इस तरीके से वेव वेलोसिटी राइट ये बेसिक डेफिनेशन है वेव का वेव इज अ काइंड ऑफ डिस्टरबेंस in which particles propagate right and there is transfer of energy and moment
sorry, energy in momentum, right? But particle does not move from one point to एक particles का transfer नहीं। कुछ बेसिक क्लासिफिकेशंस अगर हम देखें इसमें, कुछ बेसिक चीजें, so basically overall on the basis of medium requirement, on the basis of medium requirement, we can divide wave in two parts. First is mechanical wave, right? First is mechanical wave and second is non-mechanical wave. Non-mechanical wave. So what is mechanical wave? प्रीतम बता सकते हो आप what is mechanical wave? नहीं पता? Okay. Jagriti, can you tell me what do you mean by mechanical wave? Are both transversal and longitudinal wave when combined? No. Okay, don't worry. See. Yeah. Actually, I'm not able to hear you clearly, ma'am. Can you repeat it? To transfer energy, it takes a medium. Right. Basically, those waves which requires medium for their propagation, right? Those kind of waves which require a medium for their propagation. ऐसा वेव जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है उनको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव। फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज एक क्लासरूम है या फिर एक रूम है, उसमें वैक्यूम क्रिएट हम करते हैं। वैक्यूम मींस व्हाट? देयर इज नो एनी काइंड ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स और गैस मॉलिक्यूल्स, गैस पार्टिकल, कुछ भी नहीं। सो उस रूम में क्या हमें सुनाई देगा या नहीं सुनाई देगा? अगर एक पर्सन बोलता है तो We won't be able to. राइट, हमें सुनाई नहीं देगा बट हम देख सकते हैं। ठीक है, मींस वी कैन सी ईच अदर, हम एक दूसरे को देख तो सकते हैं बट वी कांट हियर ईच अदर, हम एक दूसरे को सुन नहीं सकते। बिकॉज साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव, मींस साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जो हम बोलते हैं, जो हमारा इंटरेक्शन होता है एक दूसरे के साथ में, हमारे सराउंडिंग बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स हैं, गैस पार्टिकल्स हैं, वो प्रोपेगेट करते हैं। लाइक लॉन्गिट्यूडिनल वेव का एग्जांपल है, तो उनके प्रोपेगेशन की वजह से हम एक दूसरे की आवाज को सुन पाते हैं। ठीक है, सो मैकेनिकल वेव अगर आप लिखना चाहो, बेसिक डेफिनेशन है, एक लाइन में इस तरीके से लिख सकते हो जिनको नहीं पता। दोज वेव व्हिच रिक्वायर्स मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन आर सेड टू बी एज मैकेनिकल वेव। एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल आप लिख सकते हो साउंड वेव, साउंड वेव, स्ट्रिंग वेव, राइट। जो लाइट वेव है वो क्या है? वन ऑफ द काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, सो दोस वेव डज नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन आर सेड टू बी एज नॉन मैकेनिकल वेव। एग्जांपल लिख लो आप, लाइट वेव, बेसिकली दिस इज वन ऑफ द काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर आते हैं, वो सारे किस में आ जाएंगे? तो सब नॉन मैकेनिकल वेव की कैटेगरी में। जैसे रेडियो वेव हो गया, एक्सरेज, गामा रेज, सारे जितने भी हैं ये सब किसके अंदर आ जाएंगे? ये सब नॉन मैकेनिकल वेव के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, प्रीतम समझ में आ गया? ओके। मनोज, आपको समझ में आ रही है सब चीजें? ओके, ठीक है। ओके, वेव के कुछ बेसिक
टर्मिनोलॉजीज है। सपोज अगर एक वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है इस तरीके से लाइक दिस, तो कुछ चीजें हम डिफाइन करते हैं, लाइक इसके मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव बोलते हैं। दिस वन, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, राइट। इन क्या होता है, टाइम पीरियड, दैट मींस एक ऑक्सीलेशन, एक कंप्लीट रोटेशन या फिर एक ऑक्सीलेशन या एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड ऑफ वेव, टाइम पीरियड। चलिए टाइम पीरियड नहीं, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी का यूज लेते हैं मोस्टली। सो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, सिंपली 1 बाय टाइम पीरियड, ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर यूनिट सेकेंड। और क्या, लैम्डा वेवलेंथ हम डिफाइन करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन टाइम पीरियड, राइट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेवलेंथ इन वन टाइम पीरियड, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, इन वन टाइम पीरियड। इसको किस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू v इंटू टी। v इज व्हाट, वेव वेलोसिटी, ठीक है, v क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी, t क्या है, टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई f में लिख सकता हूँ। तो हमारा एक सिंपल सा रिलेशन क्या होता है, v इज इक्वल टू f लैम्डा। v इज व्हाट, वेव वेलोसिटी, v क्या है, वेव वेलोसिटी है, f इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, f इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, लैम्डा इज व्हाट, वेवलेंथ ऑफ द वेव, ठीक है, लैम्डा क्या हो गया, वेवलेंथ हो गया, ठीक है। अब अगर कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, मीडियम ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, सो व्हाट फैक्टर्स विल चेंज एंड व्हाट फैक्टर्स विल नॉट चेंज, ऑफ दिस थ्री, ये जो थ्री फैक्टर्स हमने लिखे हैं इसमें से कौन सा फैक्टर चेंज होगा और कौन सा फैक्टर चेंज नहीं होगा, चलिए। Lambda, sir. ओके फाइन, lambda will change and what about v and f, like velocity and frequency? Okay, okay, fine. See, velocity of a wave always depends on the medium. आपने पढ़ा भी होगा, कई जगह इसका यूज में आता है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में भी यूज में आता है। Velocity of wave is equal to what? Velocity of wave in air और वैक्यूम भी बोलते हैं, in air divided by refractive index of that medium, ठीक है, जिस भी मीडियम में ये ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ वेव डिपेंड्स ऑन द मीडियम, राइट, वो मीडियम पे डिपेंड करता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फैक्टर से घटता है बढ़ता है, जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा, ठीक है। सो अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या होगा, जो वेवलेंथ है वो भी चेंज होगा, ठीक है, बट फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। लेट अस सपोज, ऐसा मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बनाता हूँ, लेट अस सपोज दिस इज मीडियम 1, ये मीडियम 1 है, दिस इज मीडियम 2, राइट। सो यहाँ पे अगर वेलोसिटी v है, फ्रीक्वेंसी है, फिर लैम्डा है, तो यहाँ पे क्या हो जाए, वेलोसिटी विल बी सम व्हाट v1, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, लैम्डा क्या हो जाएगा, ये भी लैम्डा 1 है, लैम्डा डैश हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी ओनली डिपेंड्स ऑन द सोर्स, if source will change or if source will do some changes, then there is a chance that frequency will change, otherwise frequency will not change, चाहे कितना भी मीडियम हम बदल लें फ्रीक्वेंसी चेंज होने वाली नहीं है, ठीक है। सो आप इस चीज को नोट डाउन कर लो, राइट, फ्रीक्वेंसी f only depends on the source, depends on सोर्स और सोर्स पार्टिकल, सॉरी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ओनली डिपेंड्स ऑन द सोर्स, वो केवल सोर्स पे डिपेंड करता है, दैट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द
मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो अगर हम मीडियम चेंज करते हैं, मीडियम अगर हम चेंज करते हैं तो वेलोसिटी चेंज होगी एंड वेवलेंथ चेंज होगा, ठीक है। सो अगर वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज, अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके। अब देखो जिन लोगों को चीजें नहीं आती आप नोट डाउन भी कर लो, रिपीट नहीं करना, क्विकली आगे बढ़ेंगे, ठीक। कुछ बेसिक बेसिक चीजें हम देख ले रहे हैं। अब एक छोटी सी चीज देख लेते हैं, बेसिक छोटा सा डिफरेंस है किसमें, ट्रांसवर्स वे में लॉन्गिट्यूडनल वे। ट्रांसवर्स वे में क्या होता है, मोशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द वेव वेलोसिटी। कुछ इस तरीके से सिंपल सा एग्जांपल मैं बनाता हूं, like this. Wave is traveling in this direction, rightward direction with velocity v, but particle जो है ना यहाँ पे, particle इस तरीके से मूव कर रहा है, like this, means basically in this vertical direction। और ये जो amplitude है वो छोटा होता है, ये क्या होता है, ये जो amplitude is what maximum displacement from this horizontal line, and basically this is the mean position or mean basically mean position of that particle, right? तो ये क्या, this is the particle velocity, ठीक है। So transverse wave is what, wave in which particle velocity is perpendicular to the wave velocity, ऐसे आप लिख सकते हो, particle velocity is perpendicular to wave velocity, राइट। जो पार्टिकल वेलोसिटी होती है तो क्या होती है, वेव इधर ट्रेवल कर रहा है, यहाँ का पार्टिकल क्या होगा, इधर नीचे जा रहा होगा, यहाँ का पार्टिकल इधर नीचे आ रहा होगा, यहाँ का पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा, ठीक है। तो जो पार्टिकल वेलोसिटी दैट इज परपेंडिकुलर टू द wave velocity, that kind of wave is said to be as transverse wave, right? Sorry, there is another called as longitudinal wave। in this simple, अगर आपको समझ में आ रहा है चीजें, in transverse wave particle velocity is perpendicular to wave velocity, so what will be longitudinal wave, particle velocity will be along the wave velocity, right? इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, अगर इसमें आप एग्जांपल लिखना चाहो तो एग्जांपल सिंपल लिख सकते हो, स्ट्रिंग वेव सबसे बेस्ट एग्जांपल है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का सबसे बेस्ट एग्जांपल साउंड वेव, साउंड वेव सबसे बेस्ट एग्जांपल। वेव अगर इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है इन दिस वे, राइट, तो जो पार्टिकल होगा वो भी इसी तरीके से इधर या फिर इधर ये कर रहा होगा, ठीक है। सो इन लॉन्गिट्यूडनल वेव वी कैन से दैट particle velocity is along wave velocity, particle velocity is along wave velocity, जो पार्टिकल वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, वेव वेलोसिटी के along, ठीक है। इसका एग्जांपल आप साउंड वेव, साउंड वेव, तो जो पार्टिकल वेलोसिटी इसमें एक्चुअली क्रेस्ट और ट्रफ फॉर्मेशन होता है, जो टॉप पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, इसको क्रेस्ट बोलते हैं, जो बॉटम पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं, ठीक है। क्रेस्ट एंड ट्रफ। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन फॉर्मेशन होता है, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रिक्शन फॉर्मेशन, ठीक है। कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन फॉर्मेशन। कंप्रेशन का मतलब जहाँ पे एयर डेंसिटी क्या हो, ज्यादा हो, रेयर फ्रिक्शन का मतलब क्या हो, जहाँ पे एयर डेंसिटी क्या हो, कम।
इस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, सी अब हम सिंपल अब कुछ काम की चीजें पढ़ते हैं। एक कुछ बेसिक जस्ट एक ओवरव्यू था कि सो दैट क्या आपको बाकी सारी चीजें इजीली समझ में आए। सिंपल हार्मोनिक वेव या फिर इसको साइनसॉइडल वेव भी बोलते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ दिस वेव इस तरीके से हम लिखते हैं। जनरल इक्वेशन इज y x, t is equal to a sin of ओमेगा t माइनस kx प्लस 5। ये हमारा क्या है? जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव या फिर इसको क्या बोलते हैं? साइनसॉइडल वेव। ठीक है, वेव कुछ इस फॉर्मेट में बनती है, लाइक दिस, लाइक इस तरीके से। लाइक ये वेव इधर आपकी ट्रेवल कर रही है। This is the maximum displacement is what? This is said to be as amplitude of the wave. ये amplitude हो गया, right? इसका amplitude हो गया, right? तो basically y xt क्या represent कर रहा है? y xt represent the displacement of that particle whose mean position is at distance x from the origin at any time t. देखो कैसे बेसिकली ये क्या होगा? दिस इज ओरिजिन, राइट? यहाँ से x डिस्टेंस तो कोई भी x डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, वेरी से वेरी कर रहा है। ठीक है, तो मान लेता हूँ कि x डिस्टेंस में यहाँ से यहाँ तक ले रहा हूँ। सो दिस इज yt बेसिकली। ये क्या है? दिस इज yx, राइट? ये लाइक दैट पार्टिकल हुज डिस्टेंस लाइक हुज मीन पोजीशन, लाइक दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, दिस पॉइंट इज व्हाट? दिस इज पॉइंट इज द मीन पोजीशन ऑफ दैट पार्टिकल। ठीक है, ये मीन पोजीशन है उस पार्टिकल का, राइट? तो ये वेरी करे, इसको वेरी करा के हम किसी जिस भी पार्टिकल का अगर हम x को फिक्स कर देंगे, फिक्स x, लाइक द सी, इस इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखो, ये जो वेव इक्वेशन है, you fix x means what? Let us put the value of x is equal to 1. K is a constant. K क्या है? Constant ओमेगा का एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, उसको हम जानते हैं। तो अगर हम x की वैल्यू फिक्स कर दें, तो ये टर्म क्या बन जाएगा? कांस्टेंट बन जाएगा। ओमेगा टी प्लस समथिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा? अगेन विल गेट SHM, विल गेट इक्वेशन ऑफ SHM, राइट? सो बेसिकली जो वेव है, ये सिंपल हार्मोनिक वेव या वेव, ओवरऑल वेव में भी अगर हम बात करें, वेव इज नथिंग बट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट SHM, बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ so many particles or infinite particles doing SHM simultaneously, and rest is depends कि उनका जो एम्पलीट्यूड है और टाइम पीरियड सेम होगा या अलग होगा, वो डिपेंड करता है हम कौन सी वेव की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो इन दिस केस इसमें क्या है? एवरी पार्टिकल इज डूइंग SHM with same amplitude and same time period, but at any time t different particles have different position. किसी भी टाइम t पर अगर हम देखें तो हर एक पार्टिकल की पोजीशन क्या है? अलग अलग। जैसे कि यहाँ पे जो पार्टिकल ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर है, यहाँ पर क्या अपने मीन पोजीशन पर है, यहाँ पे वो इन बिटवीन कहीं है। ठीक है, इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। अब इसमें टर्म क्या क्या है, अगर आप लिखना चाहो, जिन लोगों को नहीं पता वो लोग फटाफट लिख सकते हो। ओमेगा इज व्हाट? सिंपली एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 पाई एफ की तरह हम लिख सकते हैं। ये को बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर, और ये किसके बराबर होता है? 2 पाई बाई लैम्डा। इसको क्या बोलते हैं? एंगुलर वेव नंबर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एंगुलर वेव नंबर। किसके बराबर होता है? 2 पाई बाई लैम्डा के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है।
अब अगर आप ध्यान से देखो, ओमेगा को v से डिवाइड कर दो, आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट एफ लेमडा, और एफ लेमडा क्या होता है? v के बराबर होता है, मींस v इज व्हाट? वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी। तो वेव वेलोसिटी v आप डायरेक्टली लिख सकते हो, v इज इक्वल टू व्हाट? ओमेगा बाई k। ओमेगा इज व्हाट? ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, k इज व्हाट? एंगुलर वेव। और ये जो रिलेशन है वेव का, इसमें जो t का कोफिशिएंट है वो क्या है? ओमेगा है। जो x का कोफिशिएंट वो क्या है? k है। ठीक है, तो एक्चुअली कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली वेव वेलोसिटी पूछ लेता है, वेव इक्वेशन आपको दे देगा, तो आप डायरेक्टली इस तरीके से देख के बता सकते हो। ओके ओके, अब इसको डिफरेंट फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, जैसे ओमेगा की वैल्यू जो मैंने बताई 2 पाई एफ पुट कर दो, वहां पे डिफरेंट फॉर्मेट हो जाएगा, एक वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा पुट कर दो, उस तरीके से हो जाएगा। तो डिफरेंट फॉर्मेट में इसको वी कैन राइट, हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अब एक छोटी चीज और इसमें आप देख लो, यहाँ पे जो मैंने लिखा y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस x प्लस फाई, इसमें वेव किधर ट्रैवल करे? वेव इज ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, राइट। अब इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूं, देखो y xt इज इक्वल टू a sin ऑफ kx minus omega t plus 5. Again, this wave is traveling in positive x direction, right? But इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूं, y is equal to a sin of kx plus omega t plus 5. तो ये जो वेव है, this wave will travel in negative x direction, ठीक है। या फिर इसको इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। अगेन दिस ट्रेवल्स इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो सिंपल इसको समझने का तरीका ये है, इफ साइन ऑफ के एक्स एंड ओमेगा टी आर ऑफ अपोजिट, अगर के एक्स और ओमेगा टी का जो साइन है वो अगर अपोजिट है, मींस वन इज पॉजिटिव वन इज नेगेटिव, तो अगर दोनों का साइन अपोजिट है, then in that case the wave is traveling in positive x direction. बट अगर दोनों का साइन सेम है, either positive either negative, so in that case the wave is traveling in negative x direction. तो ये सिंपल सी चीज है, हम इजीली उसको रिप्रेजेंट बता सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? एनीथिंग एनीवन वांट टू आस्क? किसी कुछ पूछना है? Clear. Okay, fine. Okay, let us do some problem. Basic problem. This is equation of wave, right? This three is standard unit like radian per second. This is in standard unit in meter. Sorry, it will be radian per meter. Means it's standard unit like radian per meter. Right? So what you have to find? You have to find amplitude of the wave, frequency of the wave, wavelength of the wave. बाकी चीजें तो आप निकाल ही लोगे, बाकी अगर आप निकाल लेते b means wave velocity. Just find these values. फ्रीक्वेंसी पता चल गया तो टाइम पीरियड भी पता चल गया, ओमेगा भी पता चल जाएगा, लैम्डा पता चल गया तो t भी पता चल जाएगा। Just try to find these values.
सर ये 37 या 3t है रेडियन पर सेकेंड. It is 3t, not 37. ओके सर. ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा. 3t, not 37. जो अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया, जस्ट कंपेयर द वैल्यूज विद दैट वैल्यूज, सारा आप कंपेयर करो. फाइनल आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन आप मत करो, जस्ट वैल्यूज को कंपेयर करो. जो भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्मेट में आता है उसको लिखो. Lambda is pi by 4, sir. ओके फाइन. F is 3 by 2 pi. ओके फाइन. Omega is 3. ओके. K is 8. Okay. Anyone else getting the answers? Just compare this equation with wave equation. Wave equation क्या हमारा था? Y is equal to a sin of omega t minus kx plus 5. ये चीज आपको याद होनी चाहिए, बाकी रिलेशंस आपको याद होनी चाहिए. तो सिंपली हमें क्या मिलेगा? एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 5 मीटर, ओमेगा इज इक्वल टू 3 एंड k इज इक्वल टू 80. 5 अगर फेस कांस्टेंट पूछे तो भी हम बता सकते 60 डिग्री. सिंपल. अब जस्ट पुट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f, तो 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इज इक्वल टू 2 पाई f, यहां से आपको f मिल जाएगा. एंड k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा मींस 80 इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा. यू विल गेट वैल्यू ऑफ लैम्डा, आपको वेवलेंथ मिल जाएगा. सो इसके बाद आपको क्या मिल जाएगा? वेव वेलोसिटी मिल जाएगा. v इज इक्वल टू व्हाट? ओमेगा बाय k. अब डायरेक्टली ये याद करो, ज्यादा इजी रहेगा. ओमेगा इज व्हाट? 3, k इज 80. क्या आ जाएगा? 3 बाय 80 मीटर पर सेकंड. जो भी यूनिट होगा उसके बॉडी लिख लेंगे. कितना सबका आ गया है? Yes, sir. प्रीतम, रिंकी, सोनू. Yes. ओके ठीक है. हो गया सर. ये फाइन. y is equal to ठीक है. This is the wave equation which we have given. Right. So again, find all these values: amplitude, frequency, time period, omega, k, lambda, wave velocity. ये सारी वैल्यूज आपको
फाइंड करनी है। Sir, A is 5, Okay. F is 8 pi, Okay. omega is 20 pi, Okay. Fine. K is 4 pi, Okay. lambda is 1/2, V is 5. It's fine. Okay. Fine. Good. Take it. Take it. Anyone else? Okay. See. Simply by just comparing, you can get all these value. What will you get? Amplitude is simply 5. Whatever unit will be given, you can write that one. Right? Either meter, centimeter, whatever. बेसिकली कीप इन माइंड, कुछ लोगों को अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो ये कंप्लीट आपको क्या करना पड़ेगा, 2 पाई को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन यू हैव टू राइट ऑल दीज वैल्यूज, राइट। आपको 2 पाई से अंदर मल्टीप्लाई करके तब जाके सारी वैल्यूज को लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो व्हेन विल मल्टीप्लाई, ये क्या आ जाएगा आपका 20 पाई। सो ओमेगा विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी 20 पाई। सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। So f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f is equal to 10। सो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, इट विल बी 0.1 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसको आप इसमें मल्टीप्लाई करो, सो व्हाट विल गेट, वैल्यू ऑफ t विल बी इक्वल टू सिंपली 4 पाई एंड इट विल बी 2 पाई बाय लैम्डा। सो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और क्या हमें निकालना था, v वेलोसिटी निकाल, v वेलोसिटी इज इक्वल टू सिंपली ओमेगा बाय k। सो ओमेगा विल बी, omega is what, it is 20 pi and k is what, 4 pi। so what will get 5। जो भी यूनिट दिया हुआ है उस यूनिट के अकॉर्डिंग उसको लिख लेंगे, राइट। इट इज either it is centimeter per second or meter per second, whatever will be given, you can write that। is this clear to you everyone? Sir, you gave one formula, no sir. Omega by V is equal to F lambda. Omega by v is equal to f lambda, no, it isn't given this one. I given omega by k is equal to v, this one. So you No. gave omega by V is equal to F lambda is equal to wave velocity. That was not omega by v, see this one, huh? Sir, omega by K tha. Yeah, sorry, yeah, right. This was omega by k. Actually, I just, what I did, I divide this omega with this value, then I get f lambda, then I define it. Sorry for that. Actually, this was omega by k, not omega. I just divide this value omega by this k, right? So 2 by 2 by will get cancel out. So what we left with f into
f by 1 by lambda. So what ultimately will come? It will be f into lambda. And what is f lambda? It is b. So from here we define wave velocity. And we can directly use the formula of wave velocity, that is wave velocity v is equal to omega by b. Okay, sir. Now, okay, fine. Okay. किसी को कुछ पूछना है एनीवन फ्रॉम दिस पार्ट, अभी तक जो कुछ भी हमने किया? ओके, चलो बढ़िया। ऐसे कंपैरिजन के भी सवाल कभी कभी पूछ लेता है, बट ठीक है, वी शुड नो डिफरेंट फॉर्म में अगर चीजें दी हुई हैं तो हमें वैल्यूज लिखना आना चाहिए। ठीक है, ओके, सॉरी, एक दो चीज और हम फटाफट देख लेते हैं। So there is a differential form, or we can also say as a general form, general way to represent a wave equation, right? Or we can also say that if you want to check that whether this equation is a wave equation or not. So there is a differential form of wave equation. Differential form of wave equation, how we can write it as del 2y upon del t2, या फिर आप इसको del मत लिखो, चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ, इक्वल टू v स्क्वायर इंटू del 2y upon del x2. दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन, राइट? अगर आपको कोई भी वेव इस फॉर्मेट में दिया y x, t इक्वल टू समवॉट a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस बी एक्स प्लस फाइव टी, तो भाई अभी मैंने लिखा हुआ है से जीरो पे कांस्टेंट हो गया जीरो, तो दिस इक्वेशन विल सेटिस्फाई दिस, इसको सेटिस्फाई करेगा। ये तो खैर हमने ऑलरेडी इसको करके देख लिया, तो करेगा। बट अगर आपको सिंपली कोई क्वेश्चन पूछता है कि वेदर दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ वेव इक्वेशन और नॉट, सो यू हैव टू चेक बाय दिस रिलेशन। आपको इस रिलेशन से क्या करना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा। V is what? V is wave velocity. Keep in mind. V is wave velocity. ठीक है, ये क्या है? Wave velocity, राइट? और किसी भी रिलेशन में अगर ऐसा आपको सिंपली कोई इक्वेशन आपको मिलता है, जरूरी नहीं को साइन कॉस का फंक्शन, देयर इज चांस कि वो कुछ और भी फंक्शन हो सकता है, बट दैट शुड सेटिस्फाई दिस रिलेशन। एक्चुअली ये जो हमने लिखा y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के, कौन सी वेव है? ये साइनसॉइडल वेव है, या फिर हम इसको सिंपल वेव भी बोल सकते हैं, और स्ट्रिंग वेव का भी कुछ इसी तरीके का रिलेशन आता है। ठीक है, तो ये चीज को आप नोट डाउन करना, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन, कोई भी वेव इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सो इसमें अगर आपको हमें क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं, ये हमें क्या बताता है? दिस टेल्स अस अबाउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ a particle whose mean position at point x at any time t. So if I differentiate these terms with t, partially assuming x as constant, what I will get? I will get omega cos of omega t minus bx. What it will be? This is the particle velocity. क्योंकि हमने x को फिक्स करके, या फिर ये हम बोल सकते हैं x को कांस्टेंट एज्यूम करके जो हमने डिफरेंशिएट किया, सो व्हाट आई विल गेट? मुझे एक उस पार्टिकल की वेलोसिटी मिल गई जिसका हमें इक्वेशन क्या है, x। बेसिकली हम बोल सकते हैं कि हम जैसे हम एसएचएम में करते थे डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालना, उस तरीके से सिंपली हमने करते हैं। अब एक बार और हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको, एज्यूमिंग x टू बी एज कांस्टेंट, हमें क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मिल जाएगा किसी भी टाइम t पे, राइट? इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। पार्टिकल वेलोसिटी में पूछता है तो हमें पार्टिकल वेलोसिटी पूछेगा तो एक समय फिक्स कर देना होगा, वो ऑलरेडी गिवन होगा फॉर दैट पार्टिकल, राइट? व्हिच पोजीशन और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज दिस वन, वो ऑलरेडी गिवन होगा। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं पार्टिकल वेलोसिटी अगर हमसे पूछता है। सो एक सिंपल सा क्वेश्चन इस वेव वेलोसिटी पे बेस्ड है। जस्ट चेक एंड टेल मी whether this equation is a wave equation or not. Y is equal to e to the power minus x plus 2t, right? Check whether
check whether this equation is an equation of wave or not. Is an equation of wave or not. आपको चेक करके बताना है ये जो इक्वेशन है ये वेव इक्वेशन है या नहीं। तो अभी मैंने एक सिंपल सा रिलेशन आपको बताया, उस रिलेशन को यूज कर जस्ट डू पार्शियल डेरिवेटिव 2 टाइम्स, एक बार x के रिस्पेक्ट में एक बार t के रिस्पेक्ट में, and try to satisfy the above relation. Anyone got the answer? Whether this is a wave equation or not? जागृति आपको समझ में आ रहा है? ओके फाइन। प्रीतम सॉल्व हो गया ये? सिंपल है एक्चुअली, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन एक्चुअली मैंने एक नया क्वेश्चन इसीलिए कराया सो दैट कि अगर कुछ ऐसा आता है तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे करना है। बस सिंपल ओके। देखो ये जो ऊपर रिलेशन मैंने बताया, इस रिलेशन को आपको सेटिस्फाई कराना है, ठीक है। एक चीज तो आपको क्लियरली यू कैन आप टी के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट वी वेव वेलोसिटी है। अगेन कीप इन माइंड कि अगर ऐसा कुछ रिलेशन दिया है, ठीक है, तो सिंपल लाइक अगर y एज, चलो उसको छोड़ो ना, सब कुछ नहीं देखते तो सिंपली मैंने क्या बताया था, वेव वेलोसिटी v इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा बाय k। व्हाट वाज ओमेगा? आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ t, और k क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। सो व्हाट वी कैन राइट, v वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू
ओमेगा दैट इज कोफिशिएंट ऑफ टी, वो कितना है 2 है, कोफिशिएंट ऑफ के कितना है 1। सो वेव वेलोसिटी कितनी हो गई 2 मीटर पर सेकंड। अब ठीक, अगर यूनिट मीटर पर सेकंड है तो मीटर पर सेकंड में कोई इशू नहीं, राइट। तो वेव वेलोसिटी हमारी कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकंड। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं 2 बार, पहले टी के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। सो डेल y बाय डेल टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एज्यूमिंग x एज कांस्टेंट। ये सिंपली क्या आ जाएगा e टू द पावर माइनस x प्लस 2t। अब इस पहले टर्म को डिफरेंशिएट करें तो x का 0 आ जाएगा, 2t का क्या आ जाएगा ये 2 आ जाएगा। एक बार और हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अगेन ये सेम मिलेगा, ठीक है। इंटू 2 पहले था 2 और आ जाएगा 4 आ जाएगा, बेसिकली आपको ये मिल जाएगा 4 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2t, दिस यू विल गेट, ये चीज आपको मिलेगी। अब इसको अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले तो ये चीज हमें मिल जाएगी, राइट, बिकॉज e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e टू द पावर x, बट यहाँ में पावर में कुछ और है, तो 2t का 0 हो जाएगा, इससे क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। एक बार और हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -1 और एक और -1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा, बेसिकली e टू द पावर माइनस x प्लस 2t ही रह जाएगा, ठीक है। अब देखो जो ऊपर का रिलेशन हमें दिया है उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो रिलेशन हमारा क्या था, del 2y अपॉन del t2 इज इक्वल टू v स्क्वायर del 2y अपॉन del x2। v स्क्वायर वेव वेलोसिटी कितना 2 का स्क्वायर, del 2y अपॉन del x2 कितना e टू द पावर माइनस x प्लस 2t, तो बेसिकली कितना आ गया, ये आ गया 4, इधर इसको लिख लेते हैं, क्या आ गया हमारा 4 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2t। अब देखो क्या ये वैल्यू डेल 2y अपॉन डेल t2 का है क्या, यहाँ पे चेक करो, हाँ है बराबर, राइट, मतलब कि ये इसको क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, ये इसको क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस इज अ वेव इक्वेशन। जो इक्वेशन हमें दिया हुआ तो किसका इक्वेशन है, वेव इक्वेशन है, बिकॉज वो वेव इक्वेशन का जो रिलेशन है उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके गुड। निकिता मनोज जागृति, ओके फाइन, ठीक है ठीक है ठीक है गुड। ओके चलो फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल सा रिलेशन है वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन ए स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग वेव की बात करें, सिंपल एक स्ट्रिंग अगर ऐसे है, उसमें अगर वेव हम जनरेट करेंगे तो कुछ इस तरीके का वेव बनेगा। तो किस तरीके से हम जनरेट कर सकते हैं, हमने क्या किया, आपने स्ट्रिंग के एक एंड को फिक्स कर दिया, कहीं बांध दिया, दूसरे एंड को आपने हाथ में पकड़ लिया और आप ऐसे जर्क कर रहे हो इस तरीके से, ठीक है। ऑक्सीडेट करोगे तो कुछ इस तरीके का वाइब्रेशंस बनेगा, शायद आपने ये प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत ऑब्जर्व किया भी होगा अपने डेली लाइफ में, कुछ इस तरीके के वाइब्रेशंस बनते हैं, राइट। इसमें जो वेव वेलोसिटी डिफाइन होती है वो किस तरीके से डिफाइन होता है, v इक्वल टू रूट ऑफ t बाय न्यू। t इज व्हाट टेंशन इन द स्ट्रिंग, right? Nu is what? Nu is mass per length. Mass per unit length. ठीक है, इस तरीके से हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग, राइट। एक सिंपल सा एग्जांपल कर लेते हैं इसमें।
लेट अस सपोज स्ट्रिंग है ऐसे, स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 10 मीटर है, ठीक है। लोड यहाँ पे टंगा हुआ इस तरीके से 10 kg का, और हमने वेव जनरेट करी यहाँ से इस तरीके से, एक वेव जनरेट करी और इस तरीके से ट्रेवल कर रही है। मान लो वो ये पॉइंट है और ये जो पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, ये बी पॉइंट, राइट। और न्यू की वैल्यू आपको दी हुई, न्यू इज इक्वल टू व्हाट, इट इज गिवन एज 10 ग्राम पर मीटर, ये वैल्यू आपको दी। So find time taken by wave to travel from point A to point B. Right. Simply आपको ये बताना है time taken by wave to travel from point A to point B. Point A से point B तक travel करने में कितना टाइम लगाना है, वो चीज आपको बताना है। Anyone got the answer? Sir, getting a weird answer, sir. Root 10, sir. No, no, it is simple, right? Like, just find the wave velocity, right? And we will travel in simple in a straight line. Like, Wave velocity is equal to root T by mu, no, sir. yeah, T is 100. right. T by and 100 by 10 would be root 10. T is 100, right? And U is what? 10 gram per meter, not kg, right? Yes. This is given as 10 gram per meter. So you have to convert this in kg, na? So what it will be? I forgot. It will become 10 power minus 2 kg per meter, because we have to use all the units in SI, na? Standard unit. So what will be the value of V? V will be root of T by nu will be under root of 100 by 10 power minus 2. Basically, we will get wave velocity is equal to 100 meter per second. Right. So what is this distance traveled by wave? Lambda is equal to VT, no, sir. Lambda is 10 and no, not lambda is not enough. You are not sir, said that anything like distance. yeah. Basically, lambda is what? Lambda is basically the distance traveled in one time, right? And there is nothing said about the time period. Okay. Right. Basically, the wave will travel. Like lambda is very small. Like we can't say that lambda is static, right? So basically, in this case, simply wave travels from point A to point B, or we can
in other way we can say that the distance traveled by a wave is simply 10 meter, right? Basically, in case of waves, like the wave question which we have derived, like amplitude is basically very small, right? Amplitude and length are very small, वो छोटे होते हैं, ठीक है? Comparison of distance traveled by the wave, जो wave distance travel करता है किसी particular time से comparatively काफी छोटे होते हैं, okay? So simply we can simply like the distance traveled by wave is what will be time? Time will be equal to what? Distance traveled by wave divided by wave velocity. Right? So distance traveled is 10 meter and wave velocity is 100. So what will be represented to 0.17? This will be the time taken by the wave to reach from point A to point B. This is the simple. Okay, sir. Rest, बाकी लोगों को समझ में आ गया? मनोज, जयंती, निकिता, प्रीतम, Yes, sir. ओके, रिंकी समझ में आ रहा है आपको? दीपक, Yes, sure. ओके, गुड, ठीक है. So basically, like जब हम wave velocity find करते हैं, so this will use all the units in, sorry, all the quantities जो है that should be standard unit, सब standard unit में होना चाहिए, तब उसको apply कर सकते हैं. Okay, चलो बढ़िया. Okay, again in case of wave, we define energy of wave and power of wave. Let us see how we can define all these things. कैसे हम define कर सकते हैं energy and power of wave. We can define it as, actually we can't define energy, we define total energy per unit length, right? So what we get, energy, power and intensity. is simple derivation को हम नहीं करें, we just see the final result. So what we get total energy per unit length. So we define it as in this way, dE by dx is what? Energy per unit length of a wave. What we get nu into a square into omega square cos square omega t minus kx. This is like, yes, बस समझने के लिए है how the energy vary in case of wave. Wave के केस में energy कैसे vary करती है, इस चीज को simply समझने के लिए, ठीक है? Energy per unit length क्या आता है? Simply d by dx equal to nu is what? This is mass per unit length, a is the amplitude, omega is what? Angular frequency. Omega को आप इस तरीके से लिख सकते हो 2 pi f करके, तो 4 pi square f square आ जाएगा, राइट? सो अब हम पावर कैसे निकालेंगे? पावर इज व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी बेसिकली d by dt. सो dx dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो सो व्हाट विल गेट, हमें ये मिल जाएगा v wave velocity into dE by dx, ठीक है? सो पावर ये cos ओमेगा, सॉरी cos स्क्वायर के टर्म्स में आएगा, बट हमें क्या निकालना होता है? हमें एवरेज पावर निकालना होता है, ठीक है? सो जो एवरेज पावर क्या आएगा आफ्टर सॉल्विंग दिस, व्हाट we'll get average power is equal to simply 2 pi square a square f square nu into v. बेसिकली ओमेगा की जगह क्या पुट कर दिया गया? 2 pi f पुट कर दिया, ठीक है? ओमेगा की जगह हमने 2 pi f पुट कर दिया, तो हमें क्या मिल गया? एवरेज पावर इज इक्वल टू 2 pi स्क्वायर a स्क्वायर f स्क्वायर nu into v हमें मिल गया, राइट? दिस इज सेट टू बी एज एवरेज पावर, या फिर ठीक है आप इस तरीके से लिख सकते हो 2 pi f को अगर आप ओमेगा लिख दो तो ये क्या हो जाएगा? इट विल बी हाफ ऑफ a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर न्यू ओमेगा टर्म्स में, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है? हमें एवरेज पावर की जरूरत पड़ती है और एवरेज पावर से सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं.
यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. अब इसमें Yes, actually sir. the main thing which we need, like intensity, right? Intensity means what? At which point there will be maximum displacement और हमें maximum intensity, maximum sound सुनाई देगा या maximum brightness दिखाई देगा. So it's all about the intensity. अगर आप intensity की definition लिखना चाहो तो लिख सकते हो. Intensity is what? Intensity is energy transfer per unit area per unit time. या rate of flow of energy per unit time in per unit area. तो इस तरीके से इंटेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं. इंटेंसिटी I is equal to what? Energy upon area into time. This is how we define intensity. Rate of flow of energy per unit area in per unit time. Right. So in this way we can define the intensity. So average power, and we generally we define average intensity, right? So average intensity क्या हो जाएगा? Basically energy by time क्या है? This is power, right? So we can write this in this way also, power by area. A is the area, right? So intensity क्या हो जाएगा? Intensity will be equal to 2 pi square A square, sorry एक टर्म में चलो कोई बात नहीं, F square mu into B divided by area. ठीक है. Just say what is nu? Nu क्या है? Mass per unit length. Means mass by length, right? So अगर हम nu की जगह क्या क्या लिखते हैं? Mass by length. So area into length क्या हो जाएगा? It will be volume. So basically क्या हो जाएगा? It will be mass by volume. और mass by volume क्या होता है? Density. So the standard relation हमें क्या मिल जाता है? We get 2 pi square A square F square rho into V. Right. This is the general formula for a wave intensity. ये क्या है? 2 pi square A square F square rho into V. A is what? Amplitude of the wave. F is what? Frequency of the wave. Rho is what? Density of the wave. And V is what? V is what? Wave velocity. V क्या है? Wave velocity, right? And for a given wave, किसी particular given wave के लिए क्या होगा? Like density of medium will be constant. Density of medium क्या होगा? Constant होगा. Wave velocity क्या होगा? Constant होगी. अगर हम किसी एक वेव की बात करें या फिर एक चीज उसको बोलते हैं कोहेरेंट वेव. कोहेरेंट वेव मींस व्हाट? या कोहेरेंट सोर्सेस मींस व्हाट? That kind of sources or wave which have same frequency. Alternate समझने का तरीका बेसिकली ये होता है. टाइम के साथ उनमें कोई फेज चेंज ना हो. ठीक है. टाइम के साथ फेज चेंज ना मींस व्हाट? ओमेगा टी एंड ओमेगा टी टर्म्स विल गेट कैंसिल आउट. तो फॉर अ सेम वेव, अगर सेम वेव है, सेम वेव का करने का मतलब क्या है? डेंसिटी इज सेम, वेव वेलोसिटी इज सेम, राइट? एंड फ्रीक्वेंसी इज आल्सो सेम. अगर डिफरेंट वेव है तो हम सिंपली बोल सकते हैं इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर. अगर सेम वेव है तो बाकी सारी चीजें क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी. सो वी कैन डायरेक्टली से दैट इट हैज इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर. सो इफ एम्पलीट्यूड बी ट्वाइस, अगर एम्पलीट्यूड डबल होगा, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? इंटेंसिटी विल बी 4 टाइम्स. इंटेंसिटी 4 फोल्ड इंक्रीज हो जाएगी. यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके फाइन. ओके. तो अगर आप एक डिफिनेशन लिखना चाहो कोहेरेंट सोर्सेस, व्हाट डू यू मीन बाय कोहेरेंट सोर्सेस, तो आप लिख सकते हो कोहेरेंट सोर्सेस लाइक those sources whose phase difference does not change with time at any particular position are said to be as coherent sources.
अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दो सोर्सेस whose phase difference does not change with the time at any position are said to be as coherent sources. So basically इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, अगर दो डिफरेंट वेव, लेट अस सपोज वेव 1 है, क्या है, a sin of omega t minus kx1 plus phi 1, दूसरा वेव है a sin of omega t minus kx2 plus phi, ठीक है। सर इसमें मैंने दोनों का एम्पलीट्यूड सेम ले लिया, बट अगर सेम नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं। सो अगर यहाँ पर अगर आप फेज डिफरेंस निकालोगे, सो व्हाट यू विल गेट, दिस इज द फेज ऑफ 1, दिस इज फेज ऑफ 2। सो फेज ऑफ 1, फेज ऑफ 2 माइनस फेज ऑफ 1, आपको क्या मिलेगा, ओमेगा टी विल गेट कैंसिल आउट, बेसिकली व्हाट यू विल गेट x1 minus x2 plus phi 2 minus phi 1, दिस व्हाट यू विल गेट, ये चीज आपको, इसमें आपको दिख रहा टी का टर्म कोई है, सो लाइक फेज डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। फेज डिफरेंस होगा सच इस टाइप के वेव्स के लिए क्या होगा, वो पोजीशन पे डिपेंड करेगा, लाइक x1 minus x2 एंड phi 2 minus phi 1 को हम क्या बोलते हैं, we see it as initial phase difference। सो क्या बोलते हैं, we see it as initial phase difference, इसको हम initial phase difference बोलते हैं। Initial means what, at t is equal to 0, what was the phase difference that we can say as initial phase difference, इसको हम initial phase difference बोलते हैं। तो लाइक अगेन जो हमने कॉम्बिनेशन ऑफ एसएसएम पढ़ा था, चलो उसी में एक चीज फटाफट आपको, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Okay, fine. Let us say it as delta phi. So delta phi को मैं क्या लिख सकता हूँ, I can write it as k x1 minus x2 plus phi 2 minus phi 1, right? ये क्या डेल्टा phi is what, it is phase difference ना। तो अब ध्यान से देखो, ये जो मैंने दो वेव लिया ना, लेकिन चलो इसको मैं a1 ले लेता हूँ, इसको a2 ले लेता हूँ। अगेन इसका जो रिजल्टेंट मुझे मिलेगा, राइट, रिजल्टेंट जो मुझे मिलेगा, रिजल्टेंट मुझे क्या मिलेगा, अगेन आई विल गेट व्हाट, a net means net amplitude for combination of two waves, राइट। ये मुझे अगेन उसी फॉर्मेट का मिलेगा जो हमने पहले किया था, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a1 a2 cos of delta phi, ठीक है। डेल्टा phi इज व्हाट, फेज डिफरेंस ऑफ टू वेव। सिमिलरली अभी हमने क्या देखा था, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। सो I1 इज इसके प्रोपोर्शनल, जो इंटेंसिटी होगी प्रोपोर्शनल टू a1 स्क्वायर, एंड I2 means intensity proportional to second wave, it will be proportional to a square, and intensity proportional to net amplitude is, ये क्या होगा, I net is proportional to a net square, right? So ये सारी प्रोपोर्शनलिटी को हम रिलेट करेंगे, सो हमें एक I net means net इंटेंसिटी का रिलेशन मिलता है, and what we get, I net is equal to I1 plus I2 plus twice of under root of I1 I2 cos delta phi, basically phi मैं लिख रहा हूँ, it is delta phi, delta phi is what, phase difference of two wave, ठीक है। सो ये सिमिलरली जो हमने एसोसिएशन के लिए डिफाइन किया था, वो चीज यहाँ के लिए डिफाइन होती है, नेट एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स एंड नेट इंटेंसिटी व्हेन टू वेव्स मीट, जब दो वेव मिलते हैं उसमें नेट इंटेंसिटी क्या होती है, हमारा सिंपल सा रिलेशन आता है। Is this clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. बेसिकली सिमिलर है, जैसा हमने कॉम्बिनेशन ऑफ एसोसिएशन किया था, यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स है, राइट। ओके, सो इस पे बेस्ड कुछ लाइक एक कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, तो वो सारी चीजें और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट। सो एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग टू दिस क्लास, because we have to end this session here.
ओके देन बाय बाय एवरीवन। अगर किसी को कुछ पूछना तो फटाफट पूछ लो, अदरवाइज we had to end this class here. Okay then, bye bye everyone. See you Thank in you, next sir. class. Thank you so Bye, much. sir. Welcome. Bye, sir. Bye bye.